आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार अखिल भारतीय राजनीति कर रही है और वो सिर्फ उत्तर भारत या फिर पश्चिम और पूरब के अपने असर वाले इलाकों तक ही सीमित नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार के चुनाव अभियान का आगाज ही दक्षिण भारत से किया है। ये भी कह सकते हैं कि चुनावी साल यानी कि 2024 की शुरुआत प्रधानमंत्री ने दक्षिण के दौरे के साथ की है। पहले 15 दिन में ही पीएम मोदी कई बार दक्षिणी राज्यों में पहुंचे। अभी इस साल के पहले 3 महीने में कई दक्षिण भारतीय राज्य ऐसे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के 5 दौरे हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी दक्षिण के दौरे, रैलियां, रोड शो करके सिर्फ एक चुनावी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पार्टी संगठन के स्तर पर भी इन राज्यों में काम कर रही है और रणनीति के तौर पर अनेक प्रादेशिक पार्टियों के साथ तालमेल किया जा रहा है। बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश में 1% से कम वोट मिला था, लेकिन उसने 40% वोट हासिल करने वाली तेलुगु देशम पार्टी से तालमेल करके राज्य की 25 में से 6 लोकसभा सीटें लड़ने के लिए ले ली थी। इसी तरीके से पिछली बार बीजेपी ने तमिलनाडु में अन्ना डीएमके से तालमेल में सिर्फ 5 सीटों पर वो लड़ी थी, लेकिन इस बार वो 22 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है और 4 पार्टियों के साथ तालमेल किया गया है। डीएमके नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का सीधा हमला बीजेपी पर हो रहा है। हाल ही के दिनों में उनका एक भी बयान मुख्य प्रतिद्वंदी अन्ना डीएमके के खिलाफ नहीं नजर आया। बीजेपी उनके ऊपर और वो बीजेपी के ऊपर रोज बयानबाजी करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस गठबंधन का मुकाबला बीजेपी गठबंधन से हो। 4 दशक से ज्यादा के समय के बाद ऐसा हो रहा है कि तमिलनाडु की राजनीति में किसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रचार का नैरेटिव बन रहा है। असल में इस बार की चुनावी राजनीति बहुत कौतूहल पैदा करने वाली है। शास्त्रीय राजनीतिक अगर नजरिए से आप देखेंगे तो कौतूहल विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उसके गठबंधन को लेकर होनी चाहिए थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कौतूहल बीजेपी ने बनाया है, जो कि लगातार 10 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद तीसरी बार जनादेश हासिल करने के लिए मैदान में उतरी है। बीजेपी की राजनीति को लेकर कौतूहल 3 कारणों से बना हुआ है। पहला क्या है? पहला, बीजेपी ने 370 सीटें हासिल करने का लक्ष्य और दूसरा, एनडीए के लिए 400 पार का नारा दे दिया है। सवाल यह है कि वो साधारण बहुमत यानी कि 272 के जादुई आंकड़े की बजाय 370 का प्रचार क्यों कर रही है और क्यों उसे इतनी सीटें चाहिए? दूसरे, इस साल के शुरू में बीजेपी ने अपने तमाम विरोध को दरकिनार करके नीतीश कुमार की गठबंधन में वापसी करा ली। पूरे देश में नए सिरे से गठबंधन करने का संदेश दे दिया और पिछले 2 महीनों में बीजेपी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दर्जनों पार्टियों के साथ गठबंधन बना लिया है। सवाल यह है कि जब बीजेपी खुद इतनी मजबूत है तो उसे इतने समझौते करके गठबंधन बनाने की क्या जरूरत है? कौतूहल का तीसरा कारण दक्षिण का अभियान है। सवाल यह है कि जब बीजेपी अपने असर वाले राज्यों में फिर से पिछला प्रदर्शन दोहराने के भरोसे में है और उसने जो नैरेटिव सेट किया उससे एक तरफ जहां पर बीजेपी का कोर समर्थक वर्ग ज्यादा मजबूती के साथ पार्टी के साथ जुड़ा है, तो अनिर्णय की स्थिति वाले मतदाता भी उसके साथ जुड़े हैं। तो फिर उसे दक्षिण में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? कौतूहल पैदा करने वाले इन तीनों कदमों और उनसे उठे सवालों का जवाब एक ही है और वो है भारत की राजनीति पर अपना पूर्ण प्रभुत्व बनाना। यह मानने में हिचक नहीं है कि बीजेपी जिन राज्यों में मजबूत है वहां पर इस बार भी लोकसभा चुनाव में उसकी बढ़त रहने वाली है। विपक्षी गठबंधन के बिखराव, नैरेटिव की कमी और नेतृत्व को लेकर
विवाद की वजह से विपक्षी पार्टियां और खास तौर में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो बीजेपी को उन राज्यों में टक्कर दे सके जहां पर वो पहले से ही मजबूत है। हिंदी पट्टी के ज्यादातर राज्यों में ज्यादा संभावना इस बात की है कि बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन दोहराएगी और तभी इस तर्क में ज्यादा दम दिखता है कि बीजेपी बहुत बेचैन है या फिर अलग अलग पार्टियों के सामने सरेंडर करके तालमेल इसीलिए कर रही है क्योंकि उसको यह लग रहा है कि इस बार दक्षिण में जैसी कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ज्यादा भागदौड़ करने से इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि उत्तर के नुकसान की भरपाई बीजेपी दक्षिण से करना चाहती है, सही नहीं होगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी बहुत आशंका में नहीं है। कह सकते हैं कि वो उतनी ही आशंकित है जितना कि चुनाव से पहले कोई भी नेता होता है या फिर कोई भी पार्टी होती है। असल में इस बार बीजेपी को अपना वर्चस्व पहले से ज्यादा मजबूत करना है और उसे हर हाल में अखिल भारतीय पार्टी बनकर दिखाना है। तभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी ग्राउंड ब्रेकिंग राजनीति कर रही है। वो एक एक करके ऐसे राज्यों में पार्टी को स्थापित कर रही है जहां पर उसका पहले आधार नहीं है और ये लंबे समय की राजनीति है जिसका लक्ष्य अभी भविष्य के गर्भ में है। सोचें कि कैसे पिछले 10 साल में मोदी और अमित शाह ने बीजेपी को असम की मुख्य पार्टी बना दिया या फिर पश्चिम बंगाल में राजनीति की दूसरी सबसे अहम धुरी बना दिया। 10 साल पहले बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की पिछलग्गू थी और महाराष्ट्र में शिवसेना की सबऑर्डिनेट थी। लेकिन अब इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी ताकत है और ऐसा सिर्फ संयोग से या फिर अचानक नहीं हुआ है बल्कि राजनीतिक दांवपेच और मेहनत के बूते हुआ है। इस बार बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार से, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू से, तो कर्नाटक में एचडी देवेगौड़ा से, तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार से, तमिलनाडु में अंबुमणि रामदास, टीटीवी दिनाकरण, जी के वासन आदि से तालमेल कर रही है तो उसका एक मकसद अपना बहुमत सुरक्षित करना है और दूसरा मकसद ताकत बढ़ाना है। और उसे वो ताकत अगर हासिल करनी है जो कि कांग्रेस की 5वें और 6ठे दशक में थी तो देश की राजनीति पर संपूर्ण प्रभुत्व की कोशिश है। उसे उत्तर से दक्षिण तक अखिल भारतीय पार्टी बनना है। उसे विपक्ष को या फिर तो पूरी तरीके से समाप्त कर देना है या फिर हाशिए पर पहुंचा देना है। बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व का लक्ष्य पूरे देश में बीजेपी ब्रांड पॉलिटिक्स को स्थापित करने का है। यह देखना दिलचस्प है कि भारत में धीरे धीरे पार्टियां बीजेपी ब्रांड राजनीति को अपनाने लगी हैं। नेहरूवादी, सेक्युलर, उदार राजनीति की बजाय कट्टरपंथी राजनीतिक विचारधारा मजबूत हो रही है। इसका मतलब यह है कि बीजेपी के कॉन्ट्रास्ट में राजनीति करने वाली जो पार्टियां हैं वो उसे चुनौती नहीं दे सकती हैं और लंबे समय में बीजेपी ब्रांड राजनीति से ही वैकल्पिक राजनीति का जन्म होगा। यह भारतीय राजनीति का 360 डिग्री टर्न होगा। पहले कांग्रेस की उदार, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक राजनीति चलती थी जिसके बरखस बीजेपी जैसी पार्टी को भी गांधीवादी समाजवाद का आदर्श पेश करना होता था। लेकिन अब बीजेपी की प्रभुत्व वाली धार्मिक पूंजीवाद और एक हद तक अनुदारवादी राजनीति का दौर चलेगा और उसे चुनौती देने वाली पार्टी को इसी राजनीति का थोड़ा सा उदार संस्करण बनना होगा। ये कोशिश और ये रणनीति बीजेपी की नजर आती है कि वो असल मायने में बने अखिल भारतीय पार्टी।